नमस्ते, मेरा नाम एगिश है। मैं यॉर्क और स्कारबरो टीचिंग हॉस्पिटल NHS फाउंडेशन ट्रस्ट में एक मिडवाइफ हूँ। ट्रस्ट की ओर से मैं आपके बच्चे या बच्चों के जन्म पे आपको बधाई देना चाहती हूँ। इस वीडियो में मैं और मेरे सहयोगी आपको ये जानकारी देंगे कि आपकी मैटरनिटी केयर में आगे क्या होने वाला है। हम उन महत्वपूर्ण बातों को भी बताएंगे जो आपको अपने और अपने बच्चे के लिए जानना जरूरी है। अगर आपको इनमें से किसी भी बात को लेकर कोई सवाल है तो कृपया अपनी मिडवाइफ से पूछें। ये वीडियो अध्यायों में बांटा जाएगा और सभी उपयोगी संसाधनों के लिंक या तो स्क्रीन पर या YouTube डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे। प्रसवोत्तर अवधि में सहायता और सलाह के लिए कृपया यॉर्क या स्कारबरो में मैटरनिटी ट्रायाज को फोन करें। फोन लाइनों पर 24/7 मिडवाइफ्स उपलब्ध हैं और आप इस संपर्क नंबर का उपयोग बच्चे के जन्म के 28 दिन बाद तक कर सकते हैं। अगर आप अपने प्रसव के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो कृपया अस्पताल या समुदाय में किसी मिडवाइफ से बात करें। आपकी छुट्टी से पहले हम आपसे उस पते की पुष्टि करने के लिए कहेंगे जहां आप घर जा रहे हैं। हम आपके संपर्क विवरण नोट करेंगे और ये भी जांचेंगे कि क्या आपके घर में कोई पालतू जानवर हैं। अगर कोई पालतू जानवर है तो हम अनुरोध करते हैं कि हमारे आने से पहले उन्हें किसी दूसरे कमरे में सुरक्षित कर दें। अस्पताल की मिडवाइफरी टीम समुदाय की टीम को सूचित कर देगी कि आपको छुट्टी दे दी गई है। एक सामुदायिक मिडवाइफ आपके अस्पताल से छुट्टी लेने के अगले दिन या घर पर प्रसव के अगले दिन आपके घर आएंगी। ये आप और आपके बच्चे की देखभाल के लिए है। हम आपको ये नहीं बता सकते कि सामुदायिक मिडवाइफ किस समय आएंगी, इसलिए कृपया बाहर जाने की कोई योजना न बनाएं। अगर शाम 4 बजे तक आपकी मिडवाइफ से कोई संपर्क नहीं हुआ है तो मैटरनिटी ट्रायज से संपर्क करें और उन्हें सूचित करें। मिडवाइफ आपको और आपके बच्चे दोनों की जांच करने का प्रस्ताव देंगी और आपकी अगली अपॉइंटमेंट की योजना बनाएंगी। वे फिर से आपके घर आकर मिलने की व्यवस्था कर सकती हैं या पोस्टनेटल क्लिनिक में आपसे मिलने का समय तय कर सकती हैं। आपके और आपके बच्चे की जरूरतों के अनुसार ये तय होगा कि आपको कब देखा जाएगा। पहले दिन घर आने की विजिट के अलावा कुछ अतिरिक्त जांचें भी होती हैं जिनकी आप उम्मीद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्तनपान कराने वाले बच्चों का तीसरे दिन वजन करना अच्छा अभ्यास है और सभी बच्चों को 5वें दिन देखा जाएगा। 5वें दिन के अपॉइंटमेंट पर नवजात रक्त स्पॉट टेस्ट की पेशकश की जाएगी। हम इस बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी अगली बुक की गई अपॉइंटमेंट से पहले मिडवाइफ से मिलने की जरूरत है तो कृपया दिए गए संपर्क नंबरों का उपयोग करें। जब आपको और मिडवाइफ को लगेगा कि समय सही है तो वे आपको मिडवाइफरी देखभाल से डिस्चार्ज कर देंगी। अब जन्म के 28 दिन बाद तक अपनी मिडवाइफ या मैटरनिटी यूनिट से संपर्क कर सकते हैं। आपको हमेशा एक ही मिडवाइफ नहीं मिलेगी क्योंकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी अपॉइंटमेंट के दिन कौन ड्यूटी पर है। हालांकि गर्भावस्था के दौरान जो मिडवाइफ आपको असाइन की गई थी वो अक्सर पूरी कोशिश करेंगी कि वे ही आपको देखें। हेल्थ विजिटर को सूचित कर दिया जाएगा कि आपको घर डिस्चार्ज कर दिया गया है और वे आपसे संपर्क करके विजिट की व्यवस्था करेंगे। हेल्थ विजिटर आपकी जरूरतों की पहचान करके और मदद व सलाह देकर तब तक आपका समर्थन करते हैं जब तक आपका बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता। वे आपको भविष्य की मुलाकातों के समय के बारे में भी और जानकारी दे सकेंगे। इस सेक्शन में हम कुछ ऐसी जानकारी के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए मददगार हो सकती है। सबसे पहले हम उन लक्षणों पर चर्चा करेंगे जिनके लिए आपको अपने लिए मदद लेनी चाहिए। आप दिए गए संपर्क नंबरों का उपयोग करके सवाल पूछ सकते हैं। सलाह या चिंता के लिए 24x7 अपने बच्चे के जन्म के 28 दिनों तक संपर्क करें। मिडवाइफ आपकी मदद के लिए है, इसलिए अगर आपको कोई चिंता है तो सलाह के लिए फोन करने में देर न करें। वैकल्पिक रूप से आप अपने जीपी से मिल सकते हैं। आदर्श रूप से उसी दिन की अपॉइंटमेंट लें या सलाह के लिए 111 पर कॉल कर सकते हैं। अगर कोई गंभीर चिंता हो तो आप 999 पे फोन कर सकते हैं। चाहे आपकी डिलीवरी सामान्य हो या सिवेरियन, बच्चे के जन्म के बाद आपको ब्लीडिंग होगी। ये शुरुआत में भारी पीरियड्स की तरह होगी। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं तो आपको महसूस हो सकता है कि दूध पिलाने के बाद थोड़ा और खून निकलता है। अगर आपको लगे कि आपका खून बहना बढ़ रहा है, उसमें बदबू आ रही है या आपको अपने खून बहने को लेकर चिंता हो रही है तो कृपया सलाह के लिए कॉल करें। अगर खून बहना बहुत ज्यादा है तो आप एम्बुलेंस भी बुला सकती हैं। बच्चे के जन्म के बाद आने वाले हफ्तों में किसी भी तेज बुखार को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। अगर आपको सर्दी लग रही है या फ्लू जैसे लक्षण है या आपका तापमान 37.5 डिग्री से ऊपर है तो कृपया ट्राइड से संपर्क करें। ये बहुत जरूरी है।
क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद संक्रमण जैसे सेप्सिस हो सकते हैं, इसलिए किसी भी चिंताजनक लक्षण को जल्दी जांचवाना सबसे अच्छा है। अगर आपको लगातार सिर दर्द है जो दर्द निवारक दवा से ठीक नहीं हो रहा है, अगर पीठ दर्द है जो दवा से नहीं जा रहा, अगर आपको सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, पैरों में कोई गांठ, सूजन या दर्द महसूस हो, अगर आपको उल्टी हो या कोई और चिंताजनक दर्द या लक्षण हो या अत्यधिक थकान महसूस हो, तो भी आपको सलाह लेनी चाहिए। अपने स्तनों में किसी भी बदलाव को लेकर सतर्क रहें। अगर आपको अपने स्तनों में कोई लाल, गर्म, दर्दनाक या चमकदार हिस्सा दिखे तो कृपया ट्रायड से संपर्क करें। ये इसलिए है क्योंकि आपके स्तन में कोई नली बंद हो सकती है या आपको मास्टाइटिस संक्रमण हो सकता है। अगर आपको फ्लू जैसे लक्षण भी महसूस हो रहे हैं तो मदद लेना और भी जरूरी हो जाता है। अगर आपको कभी भी अपने स्तनों में कोई गांठ महसूस हो तो अपने जीपी से मिलने का समय तय करें। हम आपको सलाह देंगे कि आप अपने स्तनों की नियमित रूप से जांच करें। बच्चे के जन्म के बाद सेक्स करने का सही समय वही है जब आप भावनात्मक और शारीरिक रूप से तैयार महसूस करें। अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है या टांके लगे हैं तो आप चाहें तो तब तक इंतजार कर सकती हैं जब तक प्रभावित क्षेत्र पूरी तरह ठीक न हो जाए। ये संक्रमण और घाव के खुलने के जोखिम को कम करने के लिए है। आप बच्चे के जन्म के सिर्फ 21 दिन बाद ही गर्भवती हो सकती हैं, चाहे आप स्तनपान करा रही हो और आपकी माहवारी अभी वापस न आई हो। अगर आप गर्भ निरोधक विकल्पों के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया स्क्रीन पर दिए गए लिंक को फॉलो करें। अगर आप केवल प्रोजेस्टेरॉन युक्त मौखिक गर्भ निरोधक लेना चाहती हैं तो ये आपको एक दाई द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है। ये सेवा हम आपको अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले या समुदाय में भी प्रदान करते हैं। डिलीवरी के दौरान चोट लगना, खरोच आना या फटना आम बात है। कुछ लोगों की एपिसियोटोमी भी हो सकती है जिसमें डिलीवरी में सहायता के लिए चीरा लगाया जाता है। आपके अनुभव के अनुसार आपके घाव भरने और संक्रमण से बचाव के लिए टांके लगाए गए हो सकते हैं। ये घुलनशील टांके होता है। आपकी दाई हर विजिट पे आपके टांकों के बारे में पूछेगी और अगर आप चाहें तो वे उन्हें चेक भी कर सकती हैं। ये सेवा आपको 6 हफ्ते केजीपी चेकअप पर भी दी जाएगी। अगर आपके टांके लगे हैं तो उस जगह को जितना हो सके साफ और सूखा रखना बहुत जरूरी है। इसमें मदद करने वाली चीजें हैं अपने सैनिटरी पैड को नियमित रूप से बदलना और उस जगह पर परफ्यूम वाले उत्पादों का इस्तेमाल न करना। अपने रोजाना के स्नान या शावर के बाद उस जगह को साफ तौलिए से धीरे धीरे सुखाएं। अच्छी हाथों की सफाई भी संक्रमण के खतरे को कम करने में मदद करती है। अगर आपको कोई दर्द या असुविधा हो रही है जो दर्द निवारक लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रही, या अगर आप अपने टांकों को लेकर चिंतित हैं, तो कृपया दिए गए संपर्क नंबरों का उपयोग करें। नियमित ड्रेसिंग। सिजेरियन सेक्शन के बाद ड्रेसिंग 7 दिनों तक अपनी जगह पर रहनी चाहिए। ये सलाह दी जाती है कि आप आरामदायक ढीले कपड़े और ऐसी अंडरवेयर पहने जिसे घाव के ऊपर तक खींचा जा सके ताकि जलन से बचाव हो और घाव साफ रहे। 7वें दिन हम आपको सलाह देते हैं कि आप ड्रेसिंग को गर्म शावर या स्नान के बाद हटाएं क्योंकि गीला होने पर इसे हटाना आसान होता है। ड्रेसिंग हटाने के बाद अपने घाव को धीरे धीरे सुखाएं। अधिकतर महिलाओं के टांके घुलनशील होते हैं और ये टांके 2 हफ्ते बाद घुल जाते हैं। आपके घाव की जांच आपके जीपी द्वारा 6 हफ्ते बाद पोस्टनेटल चेकअप में की जानी चाहिए। अगर आपकी ड्रेसिंग अलग है तो आपकी मिडवाइफ आपको डिस्चार्ज होने से पहले इसकी देखभाल कैसे करनी है ये समझा देंगी। अगर आपकी ड्रेसिंग में बैटरी पैक है तो कृपया शावर या स्नान करने से पहले उसे हटा दें। अगर सिजेरियन के बाद आपको निम्नलिखित में से कोई भी लक्षण दिखे तो कृपया दिए गए संपर्क नंबरों का उपयोग करें। अगर आपका घाव गरम, सूजा हुआ, रिश्ता हुआ, बदबूदार या दर्दनाक हो, घाव का खुलना चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर संक्रमण जल्दी पकड़ में आ जाए तो उसका इलाज करना आसान हो सकता है। अगर संक्रमण बाद में पता चले तो वो अधिक जटिल हो सकता है। अगर आपको अपने घाव को लेकर कोई चिंता है या आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो सलाह लेना बहुत जरूरी है। घर जाने से पहले आपकी मिडवाइफ आपके लिए सबसे उपयुक्त दर्द निवारक और किसी भी आवश्यक दवा के बारे में आपसे चर्चा करेंगी। वीडियो का ये हिस्सा थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें भावनात्मक भलाई और प्रसव पूर्व मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा की गई है।
आपका मानसिक स्वास्थ्य वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए हम आपको जितनी संभव हो सके उतनी जानकारी देना चाहते हैं। अपने बच्चे के जन्म के बाद के दिनों में ये जरूरी है कि आपके पास घर पे या उसके बहुत पास समर्थन उपलब्ध हो। अगर आपको इस समर्थन और इसके घर पर उपलब्ध होने को लेकर कोई चिंता है तो कृपया मिडवाइफ से बात करें। बहुत से लोग माता पिता बनने पर भावनाएं अधिक महसूस करते हैं। कई महिलाओं के लिए प्रमुख भावनाएं सकारात्मक होती हैं, लेकिन कई नई माताएं अस्थायी रूप से उदासी, अकेलापन और चिंता जैसी नकारात्मक भावनाएं भी महसूस करती हैं। हम जानते हैं कि बहुत से माता पिता बच्चे के जन्म के बाद पहले कुछ हफ्तों में थोड़ा उदास, भावुक या चिंतित महसूस कर सकते हैं। इसे अक्सर बेबी ब्लूज कहा जाता है। नए माता पिता बनने के लिए खुद को ढालने में अक्सर समय लगता है। एक छोटे बच्चे की देखभाल करना तनावपूर्ण और थका देने वाला हो सकता है। अगर ये लक्षण 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक बने रहते हैं तो ये प्रसवोत्तर अवसाद का संकेत हो सकता है। प्रसवोत्तर अवसाद का एक प्रकार है जिसे कई माता पिता बच्चे के जन्म के बाद अनुभव करते हैं। ये हर 10 में से 1 से अधिक महिलाओं को बच्चे के जन्म के 1 साल तक प्रभावित करता है और ये साथी को भी प्रभावित कर सकता है। कई महिलाओं को ये एहसास नहीं होता कि उन्हें प्रसवोत्तर अवसाद है, क्योंकि ये धीरे धीरे विकसित हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप अवसादग्रस्त हो सकते हैं तो जितनी जल्दी हो सके मदद लेना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके लक्षण महीनों तक बने रह सकते हैं या और भी खराब हो सकते हैं, जिससे आपके बच्चे और आपके परिवार पर गहरा असर पड़ सकता है। सही सहायता मिलने पर ज्यादातर लोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। मदद और समर्थन के कई विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें थेरेपी और दवाएं शामिल हैं। ये जानना जरूरी है कि अवसादग्रस्त होना आपको बुरा माता पिता नहीं बनाता। ये आपकी गलती नहीं है और ये किसी के साथ भी हो सकता है। अवसाद भी एक बीमारी है जैसे कोई और बीमारी होती है। अगर आपको लगता है कि आप अवसादग्रस्त हैं या अपनी भावनात्मक या मानसिक सेहत को लेकर कोई चिंता है तो कृपया अपने जीपी, दाई या स्वास्थ्य आगंतुक से बात करें। अगर आपको अपनी या अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर कोई भी चिंता है तो तुरंत मदद लें। ऐसे संकेत कि आप या आपके जानने वाले कोई व्यक्ति अवसादग्रस्त हो सकते हैं इनमें लगातार उदासी और मन खराब रहना, किसी भी चीज में आनंद ना आना और बाहरी दुनिया में रुचि खो देना, ऊर्जा की कमी और हमेशा थका हुआ महसूस करना, रात में नींद ना आना और दिन में नींद आना, अपने बच्चे से जुड़ाव महसूस करने में कठिनाई शामिल हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि आप अपने बच्चे से बिल्कुल भी जुड़ाव महसूस न करें। दूसरे लोगों से दूरी बनाना, ध्यान केंद्रित करने और फैसले लेने में परेशानी, डरावने विचार आना, जैसे कि अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना। प्रसव के बाद बदलाव आना सामान्य है, लेकिन कुछ माताओं को तुरंत मदद की जरूरत होती है। प्रसवोत्तर मनोविकृति एक दुर्लभ लेकिन गंभीर प्रसवोत्तर मानसिक बीमारी है जो हर 1 से 2000 जन्मों में होती है, जिसे संकट कहा जाता है। अगर आप भ्रम या तेज दौड़ते विचारों को नोटिस करें, असामान्य रूप से बहुत खुश, डरे हुए या रोने वाले महसूस करना, सोने में असमर्थ होना या नींद की जरूरत न महसूस होना, ऐसे विश्वास जो दूसरों को असामान्य या चिंताजनक लगें, ऐसी चीजें देखना, सुनना या महसूस करना जो दूसरे नहीं कर सकते। क्राइसिस के लिए संपर्क विवरण अब स्क्रीन पर हैं। प्रसवोत्तर मनोविकृति एक इलाज योग्य चिकित्सा आपातकाल है। अपने जीपी, मानसिक स्वास्थ्य संकट टीम, दाई या स्वास्थ्य आगंतुक से तुरंत बात करें या 111 पर कॉल करें। अगर आपको लगता है कि कोई भी तुरंत खतरे में है तो 999 पे कॉल करें। अपने बच्चे के जन्म के बाद आपको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप डिलीवरी के 6 से 8 हफ्ते बाद अपने जीपी से अपॉइंटमेंट लें। यह आपकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच के लिए है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप यह अपॉइंटमेंट लें, इसलिए कृपया सुनिश्चित करें कि आप अगले कुछ हफ्तों में अपने जीपी से संपर्क करके अपनी जांच की व्यवस्था करें। अगर आप अपने प्रसव अनुभव के बारे में बात करना चाहते हैं तो कृपया अपनी कम्युनिटी दाई से बात करें। इसके बाद अगर आपको और सहायता की जरूरत हो तो हम आपको सही सेवाओं के लिए रेफर कर सकते हैं। आपकी पेल्विक फ्लोर मांसपेशियों का एक समूह है जो पेल्विस के नीचे स्थित होती हैं। ये मांसपेशियां आगे प्यूबिक बोन और पीछे टेल बोन से जुड़ी होती हैं और पैरों के बीच में मांसपेशियों की एक स्लिंग बनाती हैं। ये मांसपेशियां मूत्राशय, आंत और गर्भाशय को सहारा देने में मदद करती हैं और साथ ही यौन संतुष्टि को भी बेहतर बनाती हैं। गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के बाद आपकी पेल्विक फ्लोर मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं, चाहे आपका बच्चा किसी भी तरीके से पैदा हुआ हो।
अपनी पेल्विक फ्लोर मांसपेशियों को मजबूत करने से मूत्र असंयम, मल असंयम और पेल्विक अंगों के बाहर निकलने जैसी समस्याओं को रोका जा सकता है। मूत्र असंयम वो स्थिति है जब आप खांसते, छींकते, वजन उठाते, खेलकूद करते समय या पेशाब करने की तीव्र इच्छा महसूस करते समय पेशाब टपक जाता है, लेकिन समय पर शौचालय नहीं पहुंच पाते। मल असंयम वो स्थिति है जब आप मल या गैस को रोक नहीं पाते और ये खांसने, वजन उठाने या खेलकूद के दौरान हो सकता है, या जब आपको मल त्यागने की तीव्र इच्छा होती है लेकिन समय पर शौचालय नहीं पहुंच पाते। पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स वो स्थिति है जिसमें योनि या पेल्विक फ्लोर में असुविधा महसूस होती है, जिसे अक्सर ऐसा महसूस होना बताया जाता है जैसे कुछ नीचे की ओर आ रहा हो या योनि में उभार सा लग रहा हो। ये लक्षण बहुत आम है लेकिन सामान्य नहीं है, और अगर आप इनमें से कोई भी लक्षण महसूस कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करें, जो आपको सहायता के लिए किसी विशेषज्ञ पेल्विक हेल्थ फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेज सकते हैं। फिजियोथेरेपी उपचार का उद्देश्य पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत और अधिक विकसित बनाना है। इससे वे आपको बेहतर सहारा देते हैं ताकि पेल्विक अंगों को समर्थन मिल सके और मांसपेशियों की प्रतिक्रिया तेज हो सके। ये मांसपेशियों के कार्यों को बेहतर बनाता है, जिससे आपको मूत्राशय, गैस और मल पर बेहतर नियंत्रण मिलता है। अगर आप नियमित रूप से पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी मांसपेशियां मजबूत महसूस होने लगेंगी। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को अभी स्कैन करें, जहां आपको जानकारी, पुस्तिकाएं और छोटे वीडियो क्लिप्स मिलेंगे जो पेल्विक फ्लोर मांसपेशियों की ट्रेनिंग शुरू करने में आपकी मदद करेंगे। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक पा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 25 साल या उससे अधिक है तो आप सर्वाइकल स्क्रीनिंग के लिए पात्र होंगी, जिसे स्मेयर टेस्ट भी कहा जाता है। स्मेयर टेस्ट आपके गर्भाशय, ग्रीवा, सर्विक्स की सेहत की जांच करता है। सभी महिलाएं और वे लोग जिनके पास सर्विक्स है, जिनकी उम्र 25 से 64 साल के बीच है, उन्हें नियमित रूप से सर्वाइकल स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। हर 3 साल में आपको पत्र के माध्यम से स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अगर आपको नहीं पता कि आपका स्मेयर टेस्ट कब होना है, तो अपने 6 से 8 हफ्ते KGP अपॉइंटमेंट पर अपने डॉक्टर से बात करें। सही तरीके से स्क्रीनिंग कराने के लिए आपके बच्चे के जन्म के बाद 12 हफ्ते बीत जाने चाहिए। यह कुछ बातें दी गई हैं जो आपको अपने बच्चे के जन्म के बाद करनी चाहिए। आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपका बच्चा आपके GP के यहाँ पंजीकृत हो। अस्पताल आपकी GP को बता देगा कि आपका बच्चा पैदा हो गया है, लेकिन आपको भी अपने GP प्रैक्टिस से संपर्क करके अपने बच्चे का पंजीकरण करवाना होगा। अगर आपके बच्चे को पंजीकरण से पहले GP अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है तो भी आप दिखा सकते हैं, इसलिए कृपया अपने GP से संपर्क करें, जैसा कि आप आमतौर पर अपने लिए करते हैं। दूसरी बात, आपको अपने बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराने के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा। ये काम बच्चे के 6 हफ्ते के होने तक कर लेना चाहिए। ये जानने के लिए कि आप अपने बच्चे का जन्म कहाँ पंजीकृत करा सकते हैं, कृपया स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अंत में आपको अपने GP के साथ 6 से 8 हफ्ते की जांच के लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। ये जांच आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए है और इसमें आपके शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपके बच्चे को शारीरिक रूप से आपके करीब रहने की ज़रूरत होती है, और जब आप उनके आराम की ज़रूरत और उनकी फीडिंग संकेतों पर ध्यान देते हैं तो आप अपने बच्चे को सुरक्षित, आश्वस्त और प्यार महसूस कराने में मदद करते हैं। ये प्रारंभिक बचपन के अनुभव मस्तिष्क के विकास को इस तरह आकार देते हैं कि इससे लचीलापन, आत्मसम्मान और दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने की क्षमता विकसित होती है। ये एक खुशहाल और सफल जीवन की नींव रखता है। इस बारे में अधिक जानकारी एक खुशहाल बच्चा पुस्तिका में दी गई है। ये पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि बच्चा गंभीर रूप से बीमार है या नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें। आप अपने बच्चे को दूसरों से बेहतर जानते हैं, इसलिए आपको पता चल जाएगा जब कुछ गंभीर रूप से गलत है। अगर आप अपने बच्चे की भलाई को लेकर चिंतित हैं, तो हमेशा जितनी जल्दी हो सके सलाह लें। यहाँ चेतावनी संकेतों की एक सूची है जो ये संकेत दे सकते हैं कि आपका बच्चा गंभीर रूप से बीमार है और उसे चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता है। तेज बुखार, लेकिन हाथ और पैर ठंडे हो, बहुत अधिक या बहुत कम तापमान,
आपका बच्चा छूने पर गर्म या ठंडा महसूस हो, आपका बच्चा असामान्य रूप से शांत हो, भले ही उसका तापमान अधिक न हो, जैसे कि वो आमतौर पर दूध पीने के लिए नहीं जाग रहा हो, तेज सांस लेना या हाँफना, सांस लेते समय गले से आवाज आना, आपके बच्चे को सांस लेने में कठिनाई हो रही हो और वो अपनी पसलियों के नीचे पेट को अंदर खींच रहा हो। अन्य लक्षणों में नीली, पीली, चित्तीदार या राख जैसी ग्रे त्वचा शामिल है। भूरे या काले रंग की त्वचा पर यह हाथों की हथेलियों या पैरों के तलों पर देखना आसान हो सकता है। आपका बच्चा जगाने पर मुश्किल से जागता है या भ्रमित या असमंजस में दिखाई देता है। आपका बच्चा लगातार रो रहा है और आप उसे चुप नहीं करा पा रहे हैं, या उसका रोना सामान्य से अलग लग रहा है। हरा उल्टी करना। आपका बच्चा सामान्य रूप से दूध नहीं पी रहा है, नैपी सामान्य से ज्यादा सूखी है। ये डिहाइड्रेशन, पानी की कमी का संकेत है। अगर आपके बच्चे में किसी भी गंभीर बीमारी के लक्षण हैं, तो जितनी जल्दी हो सके चिकित्सा सहायता लें। आप अपने बच्चे के 28 दिन के होने तक मैटरनिटी ट्रायल से संपर्क कर सकते हैं। आप NHF 111 अपने जीपी क्लिनिक से भी संपर्क कर सकते हैं, या अगर आप बहुत चिंतित हैं तो बच्चे को सीधे A&B आपातकालीन विभाग ले जा सकते हैं। एम्बुलेंस के लिए 999 पे कॉल करें। अगर आपका बच्चा सांस लेना बंद कर दे, जागे नहीं, या उसके शरीर पर कहीं भी धब्बेदार बैंगनी या लाल चकत्ते हों जो कांच लगाने पर भी फीके न पड़े, ये सेप्सिस का संकेत हो सकता है। भूरे या काले रंग की त्वचा पर या उनके हाथों की हथेलियों या पैरों के तलवों पर देखना आसान हो सकता है। अगर आपका बच्चा 8 हफ्ते से छोटा है और आप उसके बारे में बहुत चिंतित हैं, उसे पहली बार बुखार के साथ दौरा या फिट आया है, भले ही वो ठीक लग रहा हो, उसे गंभीर एलर्जी की प्रतिक्रिया हुई है, या उसे आपके या किसी और के द्वारा गंभीर चोट लगी हो सकती है, अपने अंदर के आवाज पर भरोसा करें। आप जानते हैं कि आपके बच्चे में क्या अलग या चिंता वाली बात है। आपके घर जाने से पहले आपकी मिडवाइफ आपके साथ सुरक्षित नींद से जुड़ी जानकारी साझा करेंगी। आपके बच्चे के लिए सुरक्षित नींद की मुख्य जानकारी ये है कि जन्म के बाद कम से कम पहले 6 महीनों तक अपने बच्चे के साथ उसी कमरे में सोएं। कमरे का तापमान 16 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रखें। सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा एक मजबूत सपाट गद्दे पर पीठ के बल सोए, न कि पेट के बल या करवट में। सोफा या कुर्सी पर बच्चे के साथ ना सोएं। जब बच्चे किसी वयस्क के साथ सोफा या आर्मचेयर पर सोते हैं तो उनके लिए सिग्स सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का खतरा 50 गुना बढ़ जाता है। उन्हें आकस्मिक मृत्यु का भी खतरा रहता है, क्योंकि वे आसानी से ऐसी स्थिति में फिसल सकते हैं जहां वे फंस जाएं या सांस न ले सकें। बच्चे के पास तकिए या रजाई न रखें। जब आप अपने बच्चे के साथ बिस्तर साझा कर रहे हों तो बिस्तर में अन्य बच्चों या पालतू जानवरों को ना रखें। हम दृढ़ता से सलाह देते हैं कि यदि आपके बच्चे का जन्म के समय वजन कम था, यानी 2.5 किलोग्राम से कम, या वो गर्भावस्था के 37 सप्ताह से पहले पैदा हुआ था, या माता पिता में से किसी ने शराब पी है, धूम्रपान किया है, नींद लाने वाली दवा ली है, या नशे के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल किया है, तो उनके साथ बिस्तर साझा ना करें। लुलाबी ट्रस्ट की वेबसाइट पर और भी जानकारी उपलब्ध है, जिसमें उत्पादों, यात्रा और मौसम और जुड़वा बच्चों के बारे में सलाह शामिल है। हम सलाह नहीं देते कि आपके बच्चे को जन्म के पहले 24 घंटों के बाद घर के अंदर टोपी पहनाई जाए, क्योंकि इससे उसे अधिक गर्मी लग सकती है। घर छोड़ने से पहले अपनी कार सीट लाना आवश्यक नहीं है। यात्रा करते समय ये जरूरी है कि बच्चा हमेशा अपनी उम्र और वजन के अनुसार उपयुक्त रियर फेसिंग कार सीट में यात्रा करे। सीट्स को निर्माता के निर्देशों के अनुसार कार में सही तरीके से फिट करना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा निर्माता के निर्देशों के अनुसार सुरक्षित रूप से सीट बेल्ट से बंधा हुआ है। स्ट्रैप्स इतने टाइट होने चाहिए कि आप केवल 2 उंगलियां ही बच्चे और स्ट्रैप्स के बीच में डाल सकें। आपके बच्चे ने स्ट्रैप्स के नीचे कोट या स्नो सूट नहीं पहनना चाहिए, सिर्फ उनके सामान्य कपड़े ही पहनाएं। अगर आपको अपने बच्चे के ठंड लगने की चिंता है तो स्ट्रैप्स के नीचे भारी कपड़े पहनाने की बजाय अच्छी तरह से बांधे गए हार्नेस बेल्ट के ऊपर कंबल डाल दें। अगर आपकी यात्रा में लंबा ड्राइविंग समय शामिल है तो आपको नियमित अंतराल पर ब्रेक लेना चाहिए। इससे आप अपने बच्चे को देख सकते हैं, उन्हें कार सीट से बाहर निकाल सकते हैं और उन्हें थोड़ा खींचने और घूमने फिरने का मौका दे सकते हैं। कार सीट्स को यात्रा के दौरान बच्चों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है, न कि मुख्य रूप से सोने की जगह के रूप में।
आइकॉन द बेबीज क्राई यू कैन कोप कार्यक्रम माता पिता और देखभाल करने वालों को सामान्य शिशु रोने को संभालने और अपमानजनक सिर की चोट को रोकने में मदद करता है। बच्चों को हिलाने से होने वाली चोटें, जिसे शेकन बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है, आइकॉनिक प्रमाण आधारित कार्यक्रम है जिसे माता पिता और देखभाल करने वालों को छोटे शिशुओं के सामान्य रोने के पैटर्न को समझने और सफलतापूर्वक सामना करने के तरीके विकसित करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे निपटने के लिए उपाय। हम आपको अपने बच्चे को उत्तरदायी ढंग से दूध पिलाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, यानी जब भी वे भूख के संकेत दे तब उन्हें दूध दें। संकेतों पर ध्यान दें। आपका बच्चा अपना सिर और मुंह घुमा सकता है या उंगलियां चूस सकता है। रोना दूध पिलाने की इच्छा का आखिरी संकेत है, इसलिए कोशिश करें कि आपके बच्चे के रोने से पहले ही उसे दूध पिला दें। स्तनपान कराने वाले शिशु आमतौर पर 24 घंटे में कम से कम 8 बार दूध पीते हैं और फॉर्मूला दूध पीने वाले शिशु 24 घंटे में लगभग 6 से 8 बार दूध पीते हैं। 24 घंटे की अवधि में आपके बच्चे को कम से कम पेशाब और पॉटी के मामले में निम्नलिखित करना चाहिए। कोई अधिकतम संख्या नहीं है जिससे चिंता हो। पेशाब के लिए आपके बच्चे को पहले दिन कम से कम 1 बार, दूसरे दिन 2 बार, तीसरे दिन 3 बार और चौथे दिन 4 बार पेशाब करना चाहिए और 5वें दिन से आगे आपके बच्चे को कम से कम 6 बार पेशाब करना चाहिए। 24 घंटे की अवधि में भारी गीले नैटी। पॉटी के लिए आपका बच्चा शुरुआत में मेकोनियम पास करेगा। ये काला चिपचिपा और गाढ़ा होता है। आपके बच्चे को पहले और दूसरे दिन में कम से कम 1 से 2 बार मेकोनियम पॉटी करनी चाहिए, लेकिन ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तीसरे दिन तक आपके बच्चे का मल बदलना शुरू हो जाना चाहिए। अब वे काले के बजाय भूरे या हरे रंग के होने लगेंगे और गाढ़े पेस्ट जैसे होंगे, चिपचिपे नहीं। ये एक अच्छा संकेत है कि बच्चा अब अच्छे से दूध पीने लगा है। जैसे जैसे नया दूध आता है, मेकोनियम का आखिरी हिस्सा बाहर निकलता है। चौथे दिन तक और निश्चित रूप से 5वें दिन तक आपके बच्चे को पीले रंग की तरल पॉटी करनी चाहिए। इसमें हल्की मीठी सी गंध होती है और इसमें छोटे छोटे दाने होते हैं। नैपी में तरल हिस्सा सोख लिया जाएगा और पेस्ट जैसा हिस्सा नैपी पर ही रह जाएगा। बच्चे को हर दिन कम से कम 2-2 पाउंड के सिक्के के आकार की पॉटी करनी चाहिए, लेकिन अक्सर वे इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। आपके बच्चे का वजन भी नियमित रूप से कम्युनिटी मिडवाइफ द्वारा किया जाएगा और आपको आपकी व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार सहायता और सलाह दी जाएगी। अगर आपको दूध पिलाने को लेकर कोई चिंता है तो आप दिए गए संपर्क नंबरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नवजात शिशुओं के लिए 3 स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स की सिफारिश की जाती है। ये हैं नवजात शिशु शारीरिक परीक्षण NYP, नवजात श्रवण स्क्रीनिंग प्रोग्राम NHSP और नवजात स्पॉट NBS। स्क्रीनिंग पूरी होने से पहले आपको ये टेस्ट समझाए जाएंगे और अगर आप अपने बच्चे की स्क्रीनिंग करवाना चाहते हैं तो आपको सहमति देनी होगी। नवजात शिशु शारीरिक परीक्षण या NIP बच्चे के 72 घंटे के होने तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। एक बाल रोग विशेषज्ञ या मिडवाइफ जिसे ये परीक्षण करने का प्रशिक्षण मिला है, ये परीक्षण करेगी। अगर आपको यकीन नहीं है कि आपके बच्चे का NIP परीक्षण हुआ है या नहीं, तो घर जाने से पहले अपनी मिडवाइफ से जरूर पूछें। आपके बच्चे का 6 से 8 हफ्ते की उम्र में GP के पास एक शारीरिक परीक्षण भी होना चाहिए, क्योंकि सभी असामान्यताएं जन्म के समय पता नहीं चल पाती हैं। नवजात श्रवण स्क्रीनिंग आमतौर पर घर जाने से पहले पूरी कर ली जाती है। अगर ये नहीं हुआ है तो आपको घर पहुंचने पर अपनी अपॉइंटमेंट की तारीख और समय के साथ एक पत्र मिलना चाहिए। स्क्रीनिंग 28 दिनों की उम्र तक पूरी हो जानी चाहिए। नवजात रक्तबिंदु परीक्षण आमतौर पर तब किया जाता है जब आपका बच्चा 5 दिन का होता है और ये मिडवाइफ या मैटरनिटी सपोर्ट वर्कर द्वारा किया जाता है। कृपया किसी भी स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर यू एंड योर बेबी पुस्तिका देखें। आपके पास एक रेड बुक भी होनी चाहिए जो अब से लेकर 5 साल की उम्र तक आपके बच्चे का स्वास्थ्य रिकॉर्ड है। अगर आपको अपने बच्चे के लिए ये नहीं मिली है तो अपनी मिडवाइफ से पूछें। नमस्ते, मैं एलिडा हूं और मैं यॉर्क और स्कार्बरो मैटरनिटी एंड नियोनेटल वॉइसेस पार्टनरशिप, जिसे MNVP भी कहा जाता है, का हिस्सा हूं। यॉर्क और स्कार्बरो MNVP सेवा उपयोगकर्ताओं, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और स्थानीय संगठनों का एक समूह है जो मिलकर मैटरनिटी और नियोनेटल देखभाल को बेहतर बनाने के लिए काम करता है।
हम यॉर्क और स्कार्बरो मैटरनिटी सर्विसेज के साथ करीबी से काम करते हैं और हमारे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध है। लेकिन हमारा काम ये भी है कि हम फीडबैक के लिए एक स्वतंत्र मंच बने। हम सेवा उपयोगकर्ताओं और परिवारों की बात सुनने के लिए एक मंच देते हैं। हम ट्रस्ट के साथ मिलकर आपकी आवाज़ को मैटरनिटी और नियोनेटल सेवाओं के सुधार में शामिल करते हैं। हम आप जैसे लोगों और हाल ही में सेवा लेने वालों से फीडबैक लेकर ये काम करते हैं, जिसमें गर्भावस्था से प्रसव तक आपके साथ रहने वाले लोग भी शामिल हैं। आपकी आवाज़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम आपकी मैटरनिटी केयर के अनुभव के बारे में सुनना चाहते हैं। अगर आप अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं या इसमें शामिल होना चाहते हैं तो हमें yorkdistrict@mnbp@gmail.com पर ईमेल करें। हम मौजूदा समूहों में भी शामिल होते हैं और अपने खुद के एंगेजमेंट इवेंट्स भी आयोजित करते हैं, तो कृपया उन पर ध्यान दें। कृपया हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो करें ताकि आप जान सकें कि हम क्या कर रहे हैं और आप अपनी मैटरनिटी सेवाओं के भविष्य को आकार देने में कैसे मदद कर सकते हैं। मैटरनिटी या नियोनेटल सेवाओं में मरीजों द्वारा संचालित बदलाव का हिस्सा बने। हम आशा करते हैं कि आपको ये डिस्चार्ज जानकारी वीडियो उपयोगी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कृपया अपनी मिडवाइफ से ज़रूर पूछें।